हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 9। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार और उसके महत्वपूर्ण पक्ष और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, और व्यापार संतुलन पढ़ेंगे, मुक्त व्यापार की स्थिति पढ़ेंगे, और विश्व व्यापार संगठन पढ़ेंगे, और प्रादेशिक व्यापार समूह पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले या हानियाँ, और पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार और पतन के प्रकार, जो कि मतलब ये 3 प्रकार के हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के इच्छानुसार आदान प्रदान से होता है। इसमें 2 पक्षों का होना आवश्यक होता है, एक पक्ष जो बेचता है तथा दूसरा जो खरीदता है। और व्यापार 2 तरीके से होता है, एक तो राष्ट्रीय तथा एक अंतर्राष्ट्रीय। मतलब कि एक तो अपने जो देश है उसके अंदर अंदर व्यापार होता है, और एक देश से बाहर व्यापार होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह से किस बेस पे होता है। तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, मतलब कि जैसे दूसरे देश में कोई और साधन है, मतलब कुछ और वस्तु है, और हमारे देश में कुछ और वस्तु है, तो उसके आदान प्रदान के लिए, मतलब कि अगर वो वस्तु भी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है। तो देखो यहाँ पे पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो प्राकृतिक संसाधनों में असमानता होती है, आपको भी पता है, और भूगर्भिक संरचना, जलवायु, मिट्टी आदि में भी विभिन्नता पाई जाती है अलग अलग देशों में। और कुछ देशों में संसाधन अधिक हैं, जैसे कि अरब देशों में पेट्रोलियम निर्यात करना, मतलब कि जो कुछ देशों में कुछ संसाधन बहुत ज़्यादा है और कुछ में कम है, तो जहाँ पे कम है वो लोग खरीदते हैं उन संसाधनों को दूसरे देशों से। और दूसरा है जनसंख्या कारक। बहुत से देशों की संस्कृति कला विश्व भर में प्रसिद्ध है, जैसे कि आप इंडिया की बात ले लो, और जैसे कि चीन की मिट्टी के बर्तन हैं, और ईरान की कालीन है, मतलब जो बहुत फेमस है, और उत्तर अफ्रीका है जहाँ पर चमड़े का काम मतलब ज़्यादा होता है। और सघन आबादी देश, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश है वहाँ के आंतरिक व्यापार अधिक होता है, मतलब कि जो राष्ट्रीय का सामान है वो अंदर ही बिक जाता है। और वहाँ पर क्या होता है कि कम आबादी वाले देश में जो व्यापार है वो बाहर ज़्यादा होता है, मतलब कि अपने देश में ज़्यादा लोग नहीं होते उसको खरीदने के लिए, इसलिए बाहर खरीदते हैं लोग, जिससे कि उनका ज़्यादा मुनाफा होता है। और तीसरा है आर्थिक विकास की अवस्था। इसमें व्यापार की गई वस्तु का स्वरूप बदलता है, मतलब कि इसमें जो हमने कोई भी वस्तु है उसका रूप बदल जाता है। और कृषि उत्पादकों के बदले उद्योगों में बनी वस्तुएं खरीदना, मतलब कि मतलब कि बनी वस्तुएं खरीदना, जैसे कि अगर हमारे देश में जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं तो हम उसको बेच देंगे, और उसके बदले में जैसे मशीनें ये सब खरीद लेते हैं। और विकसित देश, जैसे कि जो बहुत अच्छे देश हैं, तो विकसित देश मशीनों द्वारा बनी वस्तुओं के बदले, जैसे मैंने भी आपको बताया, खाने पीने की या कच्चा माल खरीदते हैं, जिससे कि वो दोबारा से जो मशीनें वगैरह वो बना सकें, वो सब बनाते हैं। तो अब दूसरा है विदेशी निवेश सीमा, मतलब कि पूंजी की कमी वाले विकासशील देशों में विदेशी निवेश से खनन, तेल की खोज और उत्पादन, भारी मशीनें, इमारती लकड़ी और रोपण वृद्धि का विकास संभव है। मतलब कि जो देश मतलब हमारे भारत जैसे विकासशील है, विकसित नहीं हुए हैं वो ज़्यादा, तो वो लोग ऐसे अपने चीज़ों को बेचते हैं, मतलब कि जैसे कि तेल वगैरह उत्पादक और भारी मशीनें, इन सब को बेचते हैं। तो इसमें 5वां है परिवहन एवं संचार। परिवहन आपको पता है, आना जाना। तो एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं के निर्यात करने के लिए परिवहन एवं संचार की आवश्यकता है। अगर आपको अपना सामान दूसरी जगह पर बेचना है तो उस सामान को ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पर परिवहन एवं संचार है। हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। तो ये 3 पक्ष हैं, हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो व्यापार का परिणाम, मतलब उसका परिणाम क्या होता है। तो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है, मतलब कि जो हम व्यापार करें जिस वस्तु का, तो उसका जो वास्तविक तौल होता है तो उसी को ही परिमाण कहते हैं। अब सभी प्रकार की व्यापारिक सेवाओं को तौला नहीं जा सकता है, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिणाम कहा जाता है। जैसे कि तेल है वगैरह है, उन सबको आप तौल थोड़ी सकते हो, जैसे कुछ चीज़ें होते हैं जिनको हम तौल नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो भी उनका मूल्य होता है उसी को व्यापार का परिणाम कहा जाता है। अब दूसरा है व्यापार संयोजन। तो कुछ शताब्दियों में देशों द्वारा आयातित और निर्यातित वस्तुओं में बदलाव, मतलब कि कुछ मतलब शताब्दियों में जो हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उन वस्तुओं में बहुत बदलाव हो चुका है। और पहले के समय में कच्चा माल का व्यापार अधिक था, मतलब कि कच्चे माल को लोग ज़्यादा खरीदते थे, और प्राथमिक उत्पाद, मतलब कि जो प्राथमिक उत्पाद हैं उसको खरीदते थे ज़्यादा। और वर्तमान समय में विनिर्मित वस्तुओं का अधिक व्यापार, मतलब कि जो बनी बनाई वस्तु है उसी को ही लोग बाग ज़्यादा खरीदते हैं। और व्यापार की दिशा, तो 20वीं शताब्दी के बाद से विश्व व्यापार में बहुत परिवर्तन हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। यूरोप का उपनिवेश समाप्त हो गया है, और भारत, चीन, अन्य विकासशील देश की टक्कर में है, मतलब कि जो विकसित देश है उनके टक्कर में है ये, मतलब जो
विकासशील देश है। और पहले विकासशील देशों का कच्चा माल सिर्फ यूरोपीय देशों तक ही था, मतलब कि जो हमारे ऊपर, जो इंडिया के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे ब्रिटेन और यूरोप के, तो पहले वही लोग खरीदते थे, बस लेके जाते थे यहाँ से और मतलब अपना बनाते थे। और अभी हम मतलब कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे सामान जाता है। और अब हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे क्या कहते हैं, दो देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार, उसे द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। उसमें कोई भी तीसरा नहीं होता है, इसमें से दो देश आपस में व्यापार करते हैं। और एक है बहुपक्षीय या पार्श्विक व्यापार, तो यह बहुत सारे देशों के साथ किया जाता है, मतलब कि एक देश बहुत सारे देशों से मतलब कि व्यापार करता है, उनसे खरीदता भी है और उनको बेचता भी है। और अब हम देखते हैं कि व्यापार संतुलन क्या होता है। और एक देश अन्य देशों से अपनी वस्तु निर्यात तथा कुछ वस्तुएं आयात करता है, मतलब कि जो कोई भी देश है वो अपने से बहुत सारे देशों से कुछ वस्तुओं को बेचता है वहाँ पे और कुछ को खरीदता है। तो इस आयात निर्यात के जो अंतर होता है उसी को ही संतुलन, व्यापार संतुलन कहा जाता है। और जो यह व्यापार संतुलन है यह भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक, मतलब कि एक में उसको प्रॉफिट होता है, एक में उसको लॉस होता है। तो देखो इसमें ऋणात्मक में क्या होता है कि जब जो देश है वो अपने निर्यात से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, मतलब कि जितना वो बेचता है उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है तथा अपने आयात पर अधिक खर्च होता है, तो उसका संतुलन ऋणात्मक होता है। अब हम देखते हैं धनात्मक, तो यदि जो हमने आयात पर पैसे खर्च कम करता है, मतलब कि जो हम खरीदते हैं उसको कम खरीदते हैं और जो बेचता है उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करता है, मतलब कि जैसे हम तो दूसरे से कम खरीदते हैं और अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं, तो उससे हमारा फायदा हो रहा है ना, तो इसको धनात्मक कहते हैं। मुक्त व्यापार की स्थिति, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार कहलाता है और व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, मतलब कि इसमें जो व्यापार है उसको शुरू किया जाता है और यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे कि सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। और यह सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है, मतलब कि किसी भी जगह से यहाँ पर वस्तुएं या सेवाएं मतलब की जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है। तो 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु जो देश है उसने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड और ट्रैफिक किया था, जिसको गट कहते हैं, इसका गठन किया गया था। और जनवरी 1995 में जो गट है उसको विश्व व्यापार संगठन जो WTO है उसने घोषित किया था। और यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन मतलब कि इस संगठन में दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं के व्यापार को भी अपने कार्यों में शामिल किया था और विश्वव्यापी जो व्यापार तंत्र है उसके लिए नियमों को नियत किया था, मतलब कि वहाँ पर नियम सीमित कर दिए गए थे और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा किया गया था, मतलब कि जो इस संगठन के सदस्य थे उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता था उनका भी निपटारा हो चुका था। अब हम देखते हैं कि प्रादेशिक व्यापार समूह क्या होता है। तो व्यापारिक मदों में भौगोलिक समीपता, समरूपता तथा पूरकता के साथ व्यापार को बढ़ाने का उद्देश्य है, मतलब कि इसके अंतर्गत आता है ये। और ये कुछ चुने हुए देशों के समूह हैं जो सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे संबंधित प्रमुख समस्याएं या हानियां या मामले क्या क्या हो सकते हैं। तो यह अन्य देशों पर निर्भरता को बढ़ाता है, मतलब कि कुछ देश हैं जो अपने देश में मतलब कुछ भी सामान ज़्यादा नहीं ग्रो करते हैं, दूसरे देश से ही खरीदना पसंद करते हैं, मतलब कि उनको बना बनाई सब कुछ सामान चाहिए होता है, तो वो दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं। और इससे प्राकृतिक संसाधनों का दिन प्रतिदिन दोहन होता जाता है, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, और इससे समुद्री जीव भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है, कंपनियां है, वो अपना कूड़ा कचरा नहर या नदी में ही डाल देती है और वो समुद्र में मिल जाती हैं, जिससे कि समुद्र का जो जीव है वहाँ पे रहने वाले तो वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके लिए वनों को भी काटा जाता है, जैसे आप लोग देखते हैं आपके घर में बेड वगैरह, दरवाजे सब आजकल लकड़ी के ही हैं, तो उससे वनों को भी काटा जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा उद्योग लगाए जाते हैं, मैंने आपको भी बताया कि वो कंपनियां लगाती हैं और जिसके कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। हम पतन अंतर्राष्ट्रीय के प्रवेश द्वार, पतन बंदरगाहों को कहते हैं, जो समुद्र के किनारे पर बनाए जाते हैं। तो जो पतनों हैं इसके अंदर जहाज के ठहरने व रुकने की सुविधाएं होती हैं और वस्तुओं को लादने व उतारने या भंडारण की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे कि मजदूरों को फायदा होता है इससे। और जो पतन है वो जहाजों के रख रखाव की सुविधा प्रदान करता है और जो पतन है वहाँ पर जो श्रमिक है या मजदूर है उनका भी प्रबंध करता है और सुविधा प्रदान करता है उनकी भी। और समुद्र से स्थल, मतलब कि समुद्र से जमीन पर तथा जमीन से समुद्र पर जाने का भी द्वार यही है और विदेशी व्यापार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो इंडिया है उसका ज़्यादातर व्यापार समुद्र के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। अब हम देखते हैं जो निपटाए गए नौभागर के अनुसार, यातायात के प्रकार के अनुसार और पतनों के अनुसार। तो अब हम देखते हैं, तो पहला है औद्योगिक पतन, दूसरा है वाणिज्यिक पतन, तीसरा है विस्तृत पतन।
पतन। अब हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला है औद्योगिक पतन। तो ये पतन थोक और नौभार के लिए विशेषीकृत है, जैसे कि अनाज, चीनी, तेल इत्यादि। और दूसरा है वाणिज्यिक पतन। तो ये पतन सामान्य नौभार के संविशिष्ट उत्पादों तथा विनिर्मित, मतलब कि जो बनाई चुकी वस्तु हैं उनके वस्तुओं का निपटान करते हैं, जैसे कि यात्री यात्रा का प्रबंध करते हैं। और विस्तृत पतन, इसमें बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत हैं। अब हम देखते हैं जो अव्यवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। तो पहला है अंतर्देशीय पतन, दूसरा है बाह्य पतन। तो जो अंतर्देशीय पतन है उसमें जैसे कि अपने ही देश के अंदर से, मतलब जैसे कोई नदी है तो उसको पार करते हैं तो वो आता है अंतर्देशीय के अंतर्गत। और बाह्य में जैसे कि बाहर के देशों में जाते हैं तो वो बाह्य पतन के अंतर्गत आता है। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो अंतर्देशीय पतन है वो समुद्र तट से दूर अवस्थित है और समुद्र से एक नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं। और ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा गम्य होते हैं। और जैसे कि कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है पर स्थित है, मैनचेस्टर एक नहर से जुड़े हैं। और अब है बाह्य पतन। तो ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर होते हैं और ये उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम हैं और ग्रहण करके पत्रक पतन को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि एथेंस एवं यूनान में पीरेयंस और पतन का संयोजन। अब हम देखते हैं कि रेशम मार्ग क्या होता है। तो यह एक लंबी दूरी का आरंभिक उदाहरण है जो कि 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग है और इसके सहारे जो रोम है उसको चीन से जोड़ता है, रोम को चीन से जोड़ता है। और इस मार्ग के द्वारा जो व्यापार है वो चीन में बने रेशम और रोम की ऊन, इनका बहुमूल्य धातुओं का परिवहन करते हैं, मतलब कि इस रास्ते से ये लोग अपना व्यापार करते हैं। विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार, मतलब कि पतनों के प्रकार क्या क्या है। तो तेल पतन, ये पतन तेल के प्रक्रम एवं नौ परिवहन का कार्य करते हैं और इसमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ तेल शोधन पतन है, जैसे कि पर्शिया की खाड़ी पर अबा पतन एक तेल शोधन पतन है, मतलब कि यहाँ से तेल वगैरह ये सब भेजे जाते हैं। तो एक है मार्ग पतन जिसको विश्राम पतन भी कहते हैं। तो ये मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में बने होते हैं और जहाँ पर जो जहाज है उसके ईंधन भरने, जल भरने, उसका खाद्य सामग्री या लंगर डालते हैं। और जैसे कि सिंगापुर, होनोलुलु व अदन। और अब है हमारा पैकेट स्टेशन। तो इसे फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है और यह विशेष रूप से छोटी दूरी तय करने तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं, जैसे कि इंग्लिश चैनल के आर पार, इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस। अब है हमारा आंत्रपो पतन। तो ये वे एकमात्र ऐसा केंद्र है जो जहाँ पर विभिन्न देशों में निर्यात वस्तुएं लाई जाती हैं, जैसे कि सिंगापुर एशिया के लिए आंत्रपो पतन है तथा राइडम्स के लिए यूरोप के लिए। और अब हमारा लास्ट है यहाँ पे ये नौसेना पतन। तो ये केवल सामाजिक महत्व के पतन है। ये पतन युद्धक जहाजों की सेवाएं देते हैं और इसके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं, जैसे कि भारत में कोच्चि तथा कारवाड़ पतन। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। और मैंने इसके और भी चैप्टर पढ़ाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।